आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको दिखाए थे भौतिकी के फिजिक्स के जो है, इससे पहले हम सब्जेक्टिव को कुछ करा दिए, काल्पनिक प्रतिबिंब और आपको हम उसी में पढ़ा दिए थे। आज हम इस वीडियो पार्ट में उससे आगे देखेंगे। तो जल्दी जल्दी जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको ये सब फिगर हम बता दिए थे। आज हम जो है ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर भी बता दिए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताएं को देखेंगे। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो देखिए जवाब क्या हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर एक में लिखिएगा, ठीक, यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है। 2 नंबर में लिखिएगा, यह काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की विशेषता होती है वह क्या होती है, काल्पनिक होती है। नंबर 3 में लिखिएगा, यह वस्तु की अपेक्षा समान आकार के होते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा समान आकार के होते हैं, यानी समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नंबर 4 में लिखिएगा, इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों जो है क्या होती है, बराबर होती है। इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, आगे लिखिएगा, आगे देखिए, आगे 5 नंबर में लिखिएगा, यह पार्श्व की परिवर्तन दिखाता है। यह पार्श्व की परिवर्तन को दिखाता है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब आगे लिखिएगा क्वेश्चन, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको इससे पहले भी हम जो है पढ़ा दिए थे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और प्रवलय दर्पण। ठीक, ये सब आपको पढ़ा दिए थे। तो समतल दर्पण किसको कहते हैं, प्रवलय दर्पण किसको कहते हैं, समतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तन के सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, खोखले गोले के कटे भाग से बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद लिखाए थे प्रवलय दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका चमकदार सतह न तो पुनः क्या हो, गोल हो और न ही समतल, यानी प्रवलिक दर्पण वही कहलाएगा। ठीक है, नहीं उसका जो है नहीं उसका दर्पण का जो है चमकदार सतह न ही गोल होगा न ही वो समतल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रवलिक दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में लिखिएगा अवतल दर्पण, नंबर 2 में लिखिएगा उत्तल दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में अवतल दर्पण, नंबर 2 में उत्तल दर्पण। तो चलिए 1 नंबर में लिखिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं वह गोलीय दर्पण जिसका चमकदार सतह गहरा हो और अवतल दर्पण कहलाता है। वो जो है क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका चमकदार सतह क्या हो, गहरा हो। ठीक, जैसे कि ये देखिए, ये आपको इस टाइप से ये ऊपर से ये जो है चमकदार सतह होगा
और नीचे वाला सतह क्या होगा, ये जिसका जो है ये वाला भाग क्या होगा, चमकदार होगा। ठीक, तो चमकदार सतह, गहरा वाला भाग क्या होगा, चमकदार होगा। ये ऊपर से पेंट किया हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा आपको अवतल दर्पण। ठीक, आगे देखिए, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका चमकदार सतह उभरा हुआ हो, जिसका चमकदार सतह उभरा हुआ रहेगा उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। जैसे देखिए, ये आपको ये फिगर हुआ, इसका ये अंदर वाला भाग क्या रहेगा, पेंट किया हुआ रहेगा। ये उभरा हुआ भाग जो है, ये उभरा हुआ भाग ये आपको क्या रहेगा, चमकदार रहेगा। ठीक, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के विभिन्न पद, अब लिखिएगा गोलीय दर्पण के विभिन्न पद, लिखिएगा गोलीय दर्पण के विभिन्न पद। तो देखिए गोलीय दर्पण के विभिन्न पद क्या सब होते हैं, गोलीय दर्पण के विभिन्न पद क्या सब होते हैं। नंबर 1 में लिखिएगा द्वारक, दर्पण का जितना भाग चमकदार होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक, उसके बाद ध्रुव, ध्रुव किसको कहते हैं, दर्पण के मध्यम बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्यम बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः ओ या पी से सूचित किया जाता है, इसे प्रायः ओ या पी से सूचित किया जाता है। अब लिखिएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के ज्यामितीय केंद्र मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के ज्यामितीय केंद्र मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को प्रायः कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है, इसे प्रायः सी से सूचित किया जाता है। अब लिखिएगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। नंबर 2 में लिखिएगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को क्या से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए 14 नंबर में कहता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो लिखिएगा जवाब, फोकस मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होने के बाद परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से, फोकस मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होने के बाद परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब देखिए मुख्य फोकस को जो है प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को प्रायः कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, तो देखिए क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखिएगा, अक्ष के समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होने के बाद परावर्तित होकर अपसृत हो जाती है, जिसे पीछे जाने पर मुख्य अक्ष बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, वह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या हो जाएगा आंसर, अक्ष के समांतर किरणें
दर्पण पर आपतित होने के बाद परावर्तित होकर अपसृत हो जाती है, जिसे पीछे जाने पर मुख्य अक्ष बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, वह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे प्रायः कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को भी कैपिटल एफ से ही सूचित किया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा 3 में, फोकस दूरी या फोकसांतर। फोकस दूरी या फोकसांतर किसको कहते हैं? फोकस दूरी या फोकसांतर किसे कहते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकसांतर कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपको ये दर्पण है, तो इधर से ये पेंट किया हुआ रहता है अवतल दर्पण में। ये यदि इस टाइप से रहेगा तो यहाँ जो रहेगा ये हो जाएगा आपका सी, यहाँ जो रहेगा ये हो जाएगा आपका फोकस एफ, यहाँ जो रहता है ये रहता है पोल, जिसको ध्रुव कहा जाता है। ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। तो ये यहाँ से ये जो दूरी है, ये ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच के दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरह से देखिएगा, कहता है फोकस दूरी या फोकसांतर किसको कहते हैं? तो फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हम थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ये फिगर के माध्यम से आप यहाँ समझ सकते हैं। ये देखिए, एक दर्पण है, ये जो है आपको एक दर्पण जो है बना हुआ है। ठीक, ये जो है इधर से आपको कलई किया हुआ है। ठीक, ये देखिए कलई किया हुआ है। इस दर्पण का नाम है M और M1 है। ठीक, M और M1 दर्पण का नाम है। ठीक, ये देखिए यहाँ से जो है ये मुख्य फोकस हो गया। ठीक, ये यहाँ से एक अक्ष है बना हुआ। ठीक, इधर जो है अक्ष बना हुआ है। ये हो गया आपका, यहाँ से एक अक्ष आया है, एक रेखा इधर से आया है किरण, और यहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर गया है। यहाँ पे आपको एफ दिखता होगा, ये फोकस है। यहाँ पे जो है ये आपको वक्रता केंद्र है। ठीक है, यहाँ जो है ये आपको मुख्य फोकस है। ठीक, ये आपको मुख्य फोकस है। तो यहाँ देखिए फिर एक जो है प्रकाश आया और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से ये गुजर गया है। ठीक, और देखिए यहाँ वक्रता त्रिज्या से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे होता है पोल ध्रुव, जिसको पी या ओ से डिनोट किया जाता है, जिसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक, तो आपको ये सारा बात समझ में चले आया होगा। तो ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे फिगर को। ठीक, ध्यान से फिगर को देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये आपको हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, ये है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का आप देख सकते हैं फिगर किस तरह से है। ठीक, किस तरह से यहाँ पे है उत्तल दर्पण का फिगर, आप देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका हो गया। यहाँ से कोई वस्तु का जो है प्रकाश यहाँ पे आता है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के निकल जाता है। ठीक, और ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो गया आपका C। ठीक, ये जो है आंशिक रूप से यहाँ वक्रता त्रिज्या पे आया है, आंशिक रूप से। ठीक, इधर जो है आंशिक रूप से इधर भी चले जाता है। इधर हो गया X, इधर हो गया Y। ठीक, यहाँ से ये वक्रता त्रिज्या से जो है यहाँ तक की दूरी जो होती है, ध्रुव तक की दूरी, इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद ध्रुव से लेकर के ये फोकस तक की जो दूरी होती है, इसको F से
रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसको फोकसांतर या फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपको सिद्ध किया हुआ है, आपको जो है पता होगा कि आर बराबर आपको सूत्र होता है, आर बराबर सूत्र होता है आपको 2f। ठीक, आर बराबर सूत्र होता है आपको 2f। ठीक, तो इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, या इसी को लिखा जाता है f बराबर r/2 भी। तो इसको कैसे सिद्ध किया जाता है यहाँ देख लीजिएगा। ठीक, तो एक जो है अवतल दर्पण में सिद्ध किए हैं, मान लिए हैं m और m1 एक अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष ध्रुव C, वक्रता केंद्र, ठीक, वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी जो है f है। ठीक, r वक्रता त्रिज्या, f फोकस फोकसांतर है के समांतर किरण दर्पण के B बिंदु पर आपतित होने के बाद परावर्तित होकर f से गुजरती है, तो सिद्ध करना है हमको r बराबर 2f। ठीक, तो देखिए यहाँ पे रचना है a और b को मिलाया। ठीक, रचना की है a और b को मिला दिए हैं, तब जो है कोण आपको बना है कोण CBF बराबर कोण LABC। ठीक, ये आपको कोण बना है। ठीक, कोण क्या है C, ये वाला कोण C, यहाँ पे कोण C जो है ये BCO होगा। ठीक, ये वाला कोण क्या है BCF है, CBF है, CBF कोण, ये वाला जो है आपको CBF कोण, ये वाला कोण, और आपको बोला है आगे कौन कौन ABC वाला कोण, यानी ये ABC कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है बराबर है। ठीक, दोनों कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है बराबर है। ठीक, आगे देख लीजिए, उसके बाद कहता है ये परावर्तन के नियम से है, ये कोण जो है आपको परावर्तन के नियम से है, जो कि आपको इससे पहले हम परावर्तन के नियम बताए थे, कोण आई और कोण आर जो बराबर होता है। उसके बाद आपको फिर नीचे में दिया है कोण FCB और जो है ये कोण ABC, ये जो है एकांतर अंतःकोण से दोनों क्या है बराबर है, एकांतर अंतःकोण से। ठीक, तो ये देख लिए, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, तब जो है इसमें समीकरण 1 और 2। ठीक, समीकरण इसको मान लिए थे समीकरण 1 और 2। ठीक, तो यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 और 2 से कोण CBF बराबर कौन हो जाएगा FCB, क्योंकि इस साइड देख लीजिएगा आपको कोण ABC और कोण ABC दोनों बराबर है, तो उधर जो है कोण CBF और कोण FCB दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अर्थात ये जो है एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा कोण जो है F और कोण B दोनों क्या हो जाएगा CF भुजा बराबर ये FB भुजा दोनों इसका बराबर हो जाएगा। ठीक, दोनों भुजा इसका बराबर हो जाएगा। यदि AB अक्ष के सन्निकट हो तो B' O पर होगा। ठीक, अतः FB FO समीकरण ये 4 हो गया। ठीक, तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से यदि देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FB है और FB है। ठीक, इस साइड जो है राइट साइड में FB है और यहाँ लेफ्ट साइड में FB है, तो क्या हो जाएगा CF बराबर FO हो जाएगा, तो समीकरण ये 5 बन जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है FB है, यहाँ पे FB है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया CF बराबर OF, इसको मान लिए हैं समीकरण 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है आपको फिगर से देखिएगा CO बराबर होता है CF प्लस FO की दूरी। ठीक, CO बराबर होगा आपको CF और FO की दूरी, तो यहाँ पे आपको जो है समीकरण 5 से देखिएगा आपको ये जो है CF का मान होता है FO, तो यहाँ पे FO रख दिए, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2FO, तो CO बराबर 2FO हो जाएगा।
एफ ओ को आपको पता होगा कि ध्रुव, ये ओ को कहते हैं ध्रुव, एफ को कहते हैं फोकस। ठीक, तो ये दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतर, जिसको एफ से सूचित किया जाता है। और ये जो है आपको ध्रुव से लेकर के ये सी से, जिसको सेंट्रल कहा जाता है, ठीक, केंद्रक, तो ध्रुव से लेकर के ये जो केंद्रक है सी, इसके दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो जाएगा आर, और ये एफ ओ जो है ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा एफ, तो 2f हो गया। इधर यदि आप कीजिएगा तो r बराबर 2f हो गया। यदि इधर 2 है गुना में f, तो इधर हो जाएगा f बराबर r/2। तो आपको पता होगा ये जो है आपका r बराबर f/2 सिद्ध हो गया। ठीक, ये हो गया उत्तल दर्पण में सिद्ध। इसी तरह से आप उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं। वो अवतल दर्पण में सिद्ध था, इसी तरह से आप उत्तल दर्पण में भी सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए नीचे फिगर बना हुआ है, इसमें भी आप जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, ये आपका जो है एक उत्तल दर्पण बना हुआ है, जो कि अंदर से इसको कलई किया गया है, यानी पेंट किया गया है। ठीक, यहाँ से जो है यहाँ से एक प्रकाश आई है, बिंदु ए से एक प्रकाश आई है, और बिंदु बी पे क्या हुआ है, यहाँ पे पड़ी है। ठीक, पड़ने के बाद क्या हुआ है, ये इधर जो है निकल गया है डी तरफ। किधर निकल गया है, डी दिश। ठीक, ये जो है तो यहाँ से ये आंशिक रूप से ये डी तरफ जो निकला है, तो ये आंशिक रूप से इधर आया है। ठीक, उसके बाद एक आंशिक रूप से इधर इसको निकाल दिए। ठीक है, ये आपको इसका पोल हो गया। ठीक, ये आपको y हो गया, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको फोकस दूरी, ये आपका ध्रुव हो गया, इसको x मान लिए। ठीक, ये दर्पण जो है, दर्पण का नाम दे दीजिए m और m1। ठीक, ये दर्पण है। ठीक, तो इस तरह से आपको फिगर वैसे साफ दिखता होगा। ठीक, तो देखिए इसको जो है नीचे सिद्ध किया गया है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 सेम उसी तरह जो है CF और जो है दिया हुआ है सब। ठीक, तो आपको ये थोड़ा अच्छा से देख लीजिए और इसी तरह से क्या करना है, सिद्ध कर देना। ठीक, थोड़ा अच्छा से देखते चलिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक, अतः CF बराबर FB है। ठीक, उसके बाद यदि AB अक्ष के सन्निकट हो तो BO पर होगा। ठीक, FBOF जो है समीकरण 4 हो गया। तब समीकरण 3 और 4 से CF बराबर FO, CO बराबर CF और FO हो जाएगा। आपको पता होगा कि यहाँ समीकरण 5 में जो है CF बराबर OF है, तो OF हो जाएगा CF का मान, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 हो जाएगा 2FO। ये CO बराबर 2FO हो जाएगा। O और F को जानते हैं, O को ध्रुव कहा जाता है, F को फोकस दूरी, तो ये दोनों के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, तो इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, F हो जाएगा। और CO को कहा जाता है R, वक्रता त्रिज्या, तो ये आपको R हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है उत्तल दर्पण में भी सिद्ध इसको कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए आपको जो है सिद्ध करके यहाँ पे निकाला हुआ। ठीक, तो इस तरह से आप जो है इसको सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको भाषा लिख करके जो है सिद्ध करके बताया हुआ है, तो भाषा देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसको सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही VVI होगा। ठीक, तो इसको सिद्ध कीजिएगा। ठीक, आपका जो है क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स का क्लास जो है चालू जो हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही VVI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। ठीक, तो इसीलिए एक भी पॉइंट को मिस नहीं कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, 2 से 3 बार सिद्ध कीजिएगा, आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, तो 3 से 4 मार्क आपको जो है इससे कभी पूछ ही देता है, तो आप जो है ज़रूर बना लीजिएगा। तो चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, तो अब देखिए आगे हम जो है अवतल दर्पण में बताते हैं। देखिए अवतल दर्पण में
कहता है अवतल दर्पण में पहला स्थिति जो है अवतल दर्पण में देखिए 1 नंबर में वस्तु की पहली स्थिति अनंत पर हो, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि पहली स्थिति अनंत पर होगा, यदि पहला वस्तु जो है अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा, उल्टा तथा वास्तविक होगा। यदि वस्तु को यदि अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। वस्तु की जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा तथा वास्तविक होगा, ठीक। तो ये प्रथम स्थिति था, पहला स्थिति था, ठीक, देख लीजिएगा, ठीक। इसका जो है फिगर भी आपको बना हुआ है, आप जो है इसका फिगर भी देख सकते हैं, ठीक। पहला स्थिति किस टाइप का होगा वो आप देख सकते हैं नीचे, ठीक, नीचे देख लीजिए किस टाइप का इसका स्थिति होगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बनाइएगा, ठीक। देख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा स्थिति देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देख लीजिए स्थिति नंबर 2 है, स्थिति नंबर 2 जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो स्थिति नंबर 2 है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और इसको आप जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, यह वीडियो को रोक करके आप बना सकते हैं। देखिए अब कहता है, आगे कहता है आपको अवतल दर्पण में, ठीक, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। देखिए वस्तु कहाँ रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया है। नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में कहता है वस्तु अनंत पर हो। नंबर 1 में स्थिति नंबर 1, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे बनेगा। यदि वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, और आकार जो होगा वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और उसकी प्रकृति जो होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। प्रकृति क्या हो जाएगा वस्तु का? वास्तविक और उल्टा। स्थिति नंबर 2 अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, स्थिति नंबर 2 में यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और आकार कैसा होगा? छोटा होगा। वस्तु का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। प्रकृति कैसा हो जाएगा? वास्तविक तथा छोटा। प्रकृति जो होगा वस्तु का वास्तविक और छोटा होगा। नोट कर लिए होंगे। देखिए तीसरा स्थिति आपको देखिए क्या हो जाएगा। तीसरा स्थिति, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। यदि वस्तु की स्थिति जो है ना वक्रता केंद्र पर होगा तब जो है प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का आकार होगा, ठीक। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा वस्तु का आकार होगा यदि वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखेंगे तो। और वस्तु की प्रकृति जो होगा वास्तविक तथा छोटा होगा। वस्तु की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और छोटा होगा, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए 4, स्थिति नंबर 4, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यदि वस्तु को
यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तब उसका स्थिति क्या होगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, तब जो उसका जो है प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, तब उसका प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक, उसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा छोटा। प्रकृति क्या होगा? वास्तविक तथा छोटा। देख लीजिए फिर से, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तब जो है उसकी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा और प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और उसकी प्रकृति जो होगी वास्तविक और छोटा होगा। ठीक, आगे देखिए स्थिति नंबर 5। स्थिति नंबर 5 में देखिए स्थिति, यदि वस्तु फोकस पे रहेगा तब जो है उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। यदि वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा और प्रतिबिंब का आकार जो होगा बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बहुत बड़ा होगा और प्रकृति जो होगी वास्तविक और छोटा होगा। प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक और छोटा हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट स्थिति नंबर 6। स्थिति नंबर 6 देखिए, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तब जो है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तब जो है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, वो जो होगा उसका आकार प्रतिबिंब का वो क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा और उसकी प्रकृति जो होगा काल्पनिक तथा सीधा होगा। यदि फोकस और ध्रुव के बीच होगा वस्तु तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, काल्पनिक तथा सीधा होगा। ठीक, तो आप जो है इसमें जो है आप अवतल दर्पण के बारे में देख लिए पूरा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको बताएंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर क्या कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।